बचपन से ही एली को खगोल विज्ञान और रेडियो सिग्नल के बारे में हमेशा से ही जिज्ञासा रही है। वह पूरी दोपहर रेडियो पर बिता सकती है, दुनिया के अलग अलग हिस्सों से सिर्फ मनोरंजन के लिए संपर्क कर सकती है, अपने सभी कॉल्स को मैप पर ट्रैक कर सकती है। उसके पिता हमेशा उसका साथ देते हैं और वे अक्सर दूरबीन से अंतरिक्ष को एक साथ देखते हैं। एली किसी दिन एलियंस से संपर्क करने का सपना देखती है, लेकिन कभी कभी वह यह भी सोचती है कि क्या वह अपनी मृत मां से संवाद करने के लिए रेडियो का इस्तेमाल भी कर सकती है। सालों बाद एली एक डॉक्टर है जो प्यूर्टो रिको में एरेसिबो वेधशाला में अलौकिक बुद्धिमत्ता कार्यक्रम या सेटी की खोज के लिए काम कर रही है। अपने बचपन की तरह ही वह एलियंस द्वारा भेजे गए उत्सर्जन को खोजने के लिए रेडियो पर बैठकर घंटों बिताती है ताकि यह साबित हो सके कि वे असली हैं। उसके अंधे सहकर्मी केंट को उसके काम का सम्मान है, क्योंकि अब कोई भी सिर्फ सुनने के लिए नहीं बैठता है। एली ने आकाश गंगा में सभी स्थानों को चिह्नित करते हुए एक नया नक्शा बनाना शुरू किया है, जिसे उसने पहले ही जांच लिया है। एक दिन एक रेस्तरां में दोपहर का भोजन करते समय एली के पास पामर आता है, जो वेधशाला के वर्तमान काम के बारे में पूछता है। वह तीसरी दुनिया के देशों पर प्रौद्योगिकी के प्रभाव के बारे में एक किताब लिख रहा है और उसके पास एक छोटा प्लास्टिक कंपास है, जिसे वह एली को उपहार में देने की कोशिश करता है। वह उसे वापस कर देती है। पामर को उससे प्यार हो जाता है और वे मंगलवार को मिलने के लिए सहमत हो जाते हैं। जल्द ही राष्ट्रपति के विज्ञान सलाहकार डेविड शोध की जांच करने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन यह स्पष्ट है कि वह वहां नहीं जाना चाहते। मंगलवार की रात को वे एक पार्टी करते हैं और डेविड समझाता रहता है कि विज्ञान परियोजनाओं को लाभ कमाने की आवश्यकता है, क्योंकि इसमें लोगों के करों का उपयोग किया जाता है। एली वैज्ञानिक अनुसंधान के महत्व को समझाने की कोशिश करती है और पामर उसके बचाव में आता है, लेकिन डेविड उसे पिता कहता है। जैसे ही एली का मूड खराब होता है, वह पामर से पूछती है कि क्या वह पादरी है, और वह इससे इनकार करता है, यह बताते हुए कि उसने 90 में मास्टर डिग्री प्राप्त की है और अब वह तीसरी दुनिया के चर्चों के समर्थन से धर्मनिरपेक्ष मानवीय कार्य करता है। एली को संदेह है, लेकिन फिर भी वह उसके साथ चली जाती है और वे कुछ समय के लिए सितारों को देखते हैं ताकि वह कुछ ऐसी बातें साझा कर सके जो वह जानती है। वह उसे यह भी बताती है कि कैसे उसके पिता ने उसे खगोल शास्त्री बनने के लिए प्रेरित किया। दोनों एक दूसरे को चूमते हैं और रात साथ बिताते हैं। काम खत्म होने के बाद वे ईश्वर और विज्ञान के बारे में दार्शनिक चर्चा करते हैं। पामर वास्तव में ईश्वर में विश्वास करता है, लेकिन एली को लगता है कि हर चीज के लिए कोई न कोई स्पष्टीकरण होना चाहिए। फिर पामर एली से उसके बचपन की सीख के बारे में पूछता है। उसकी मां की मृत्यु प्रसव के दौरान हुई और उसके पिता की मृत्यु तब हुई जब वह 9 साल की थी। एली असहज हो जाती है और कहती है कि उसे काम पर जाना है, लेकिन वह पामर से कहती है कि वह जाते समय उसका फोन नंबर छोड़ जाए। एली को वह दिन याद है जब उसके पिता की मृत्यु हुई थी। उस रात उसने शोर सुना और नीचे गई तो उसने पाया कि पिता बेहोश हो गए हैं। उसे वापस भागना पड़ा और ऊपर के बाथरूम से दवाई लेनी पड़ी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एली असहमत थी। उसने सोचा कि उसे नीचे के बाथरूम में भी दवा रखनी चाहिए थी। बाद में उसने अन्य लोगों को अनदेखा किया और अपने पिता से संपर्क करने के लिए अपने रेडियो पर भागी। वर्तमान में केंट एली को सूचित करता है कि डेविड ने उनकी परियोजना बंद कर दी है। क्रोधित एली डेविड पर चिल्लाने के लिए दौड़ी, जो मानता है कि वह अपना समय बर्बाद कर रही है, इसलिए वह उसका करियर बचा रहा है। कंपास से पामर का नंबर ढूंढती है। हालांकि वह केंट को फोन करती है और घोषणा करती है कि वह निवेशकों की तलाश करेगी ताकि उनका समूह न्यू मैक्सिको में अपना शोध जारी रख सके। जब वह बाहर निकलती है तो वह पामर का नंबर पीछे छोड़ जाती है। 13 महीने बाद अन्य कंपनियों में कई असफल बैठकों के बाद एली अपना मामला रखने के लिए हैडन इंडस्ट्रीज पहुंचती है, लेकिन बोर्ड उसके विचारों को विज्ञान कथा कहता है। एली ने गुस्से में आकर कहा कि इतिहास में किसी समय सभी विज्ञान खोजें, विज्ञान कथाएं थीं। उस समय बोर्ड को सीईओ हैडन का फोन आता है, जो उसके शोध को निधि देने के लिए सहमत हो जाता है। 4 साल बाद एली अभी भी न्यू मैक्सिको में विशाल सैटेलाइट डिश के साथ काम कर रही है। एक दोपहर केंट बुरी खबर लेकर आता है, जिसमें कहा जाता है कि वैज्ञानिक समुदाय की ओर से उन्हें परिणाम प्रस्तुत करने के लिए दबाव डाला जा रहा है। हैडन इस परियोजना को कई वर्षों तक निधि देने के लिए तैयार है। हालांकि दूरबीनें सरकार के स्वामित्व वाली हैं और वे उन्हें अधिक लाभदायक लोगों को पट्टे पर देना चाहते हैं। यह तय किया गया है कि परियोजना को 3 महीने में बंद कर दिया जाएगा। एली लड़ना चाहती है, हालांकि केंट को लगता है कि हार स्वीकार करने का समय आ गया है। इस बीच पामर ने अपनी पुस्तक प्रकाशित की है और व्हाइट हाउस में एक आध्यात्मिक परामर्शदाता बन गया है। वह टीवी पर दिखाई देता है और बताता है कि वह तकनीक का विरोधी नहीं है, लेकिन उसका मानना है कि लोग रास्ता भटक गए हैं क्योंकि वे जीवन में अर्थ खोजने के बजाय कंप्यूटर के प्रति जुनूनी। दिन बीतते गए और एली ने सुनना बंद नहीं किया। एक शाम वह धड़कन की आवाज सुनकर चौंक गई। बहुत उत्साहित होकर उसने तुरंत अपनी टीम को निर्देशांक देने के लिए बुलाया। जब वह वेधशाला में वापस जाती है तो टीम भी उत्साहित हो जाती है और जितनी संभव हो उतनी मशीनों को जोड़ना शुरू कर देती है। जैसे ही वे बेहतर सिग्नल पाने के लिए उपग्रहों को घुमाते हैं, वे सभी ट्रैकिंग और रिकॉर्डिंग करने के लिए एक साथ काम करते हैं। खुशी से पुष्टि करते हैं कि यह बाहरी अंतरिक्ष से आता है। ऐसा लगता है कि यह 26 प्रकाश वर्ष दूर वेगा तारे से आया है। इसका मतलब है कि यह 20 साल से अधिक समय से यात्रा कर रहा है। अचानक प्रसारण बंद हो जाता है और एली उम्मीद खोने वाली होती है, लेकिन सौभाग्य से यह जल्द ही फिर से शुरू हो जाता है। एली को पता चलता है कि पल्स अभाज्य संख्याओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसका अर्थ है कि यह यादृच्छिक नहीं है और किसी ने इसे विशेष रूप से भेजा है। टीम के आगे बढ़ने के तरीके पर बहस करने के बाद वे सभी को बुलाने के लिए सहमत हो जाते हैं। अगली सुबह क्षेत्र पत्रकारों और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों से भर जाता है। टीम बताती है कि अन्य स्टेशनों ने उनकी खोज की पुष्टि की है, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के नेता किड्स अभी भी इस बात से खुश नहीं है कि टीम ने जानकारी को गोपनीय रखने के बजाय दुनिया को बताया। कम से कम इस बार डेविड उसका बचाव करते हुए समझाते हैं कि अन्य स्टेशनों की मदद के बिना वे सिग्नल खो देते। केंट की सहायता से उन्हें पहले सिग्नल के साथ आने वाला दूसरा सिग्नल पता चलता है और वे इसे टीवी से जोड़ते हैं। टीम सेटिंग्स के साथ छेड़छाड़ करना शुरू कर देती है और आखिरकार सिग्नल को एक वीडियो संदेश में डिकोड करने में कामयाब हो जाती है। यह ओलंपिक में हिटलर के उद्घाटन भाषण की रिकॉर्डिंग है। यह पहला टेलीविजन प्रसारण है जो अंतरिक्ष में गया और एलियंस ने इसे नमस्ते के रूप में वापस भेजा है। व्हाइट हाउस घबरा जाता है और राष्ट्रपति एलियन संपर्क की घोषणा करते हैं, जबकि यह बताने की कोशिश नहीं करते हैं। हिटलर ने पत्रकारों को आश्वस्त किया कि संदेश सौम्य है। एली सार्वजनिक रूप से बात करने के लिए तैयार हो जाती है। हालांकि डेविड को जांच के नेता के रूप में बुलाया जाता है। इस बीच केंट सिग्नल का विश्लेषण करना जारी रखता है और महसूस करता है कि इसमें संरचना है।
वे सभी अतिरिक्त फ्रेमों को एक साथ रखते हैं जो ओलंपिक वीडियो से संबंधित नहीं है और पाते हैं कि यह भारी मात्रा में डेटा में तब्दील हो जाता है। जल्द ही एली इस डेटा के बारे में एक प्रस्तुति देती है और डेविड घोषणा करता है कि सरकार डिक्रिप्शन को अपने हाथ में ले लेगी, जिससे एली विरोध करने के लिए, क्योंकि यह हमेशा से उसका निजी काम रहा है। व्हाइट हाउस की अधिकारी रेचल एली को जांच का नियंत्रण रखने की अनुमति देती है, लेकिन किसी भी सार्वजनिक घोषणा से पहले सभी प्रगति पर हमेशा सरकार के साथ निजी तौर पर चर्चा की जानी चाहिए। जल्द ही दुनिया भर का मीडिया इस खोज के बारे में बात कर रहा है। नवनाजी प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर कब्जा कर लिया है, जबकि धार्मिक उपस्थिति बढ़ रही है। स्वास्थ्य संगठन भी चिंतित है कि सामूहिक आत्मविलोपन एक बड़ी समस्या बन सकता है, क्योंकि कुछ पंथ पहले ही खत्म होने लगे हैं। जब टीवी पर हर कोई विज्ञान बनाम धर्म पर बहस करना शुरू करता है, तो न्यू मैक्सिको में हजारों लोग सुविधा के बाहर डेरा डालते हैं। कुछ लोग सिर्फ प्रार्थना कर रहे हैं, दूसरे सिर्फ देख रहे हैं, लेकिन कई लोग विरोध भी कर रहे हैं। एली यह देखकर हैरान है कि एक संदिग्ध संगठन यूएफओ अपहरण बीमा की पेशकश कर रहा है। कम से कम ज्यादातर लोग तो मजे कर रहे हैं, लेकिन उसे जोसेफ नाम के एक धार्मिक कट्टरपंथी की चिंता है जो नफरत को बढ़ावा देता रहता है। खोज के 3 हफ्ते बाद एली घर जाती है और उसे एक अज्ञात प्रेषक का ईमेल मिलता है। संदेश कहता है, मुझे अपने नेता के पास ले चलो, और एली जवाब देती है, तुम कौन हो? जवाब जल्दी से आता है कि मुझे एक रहस्य मिला है और एलियन संदेश का हिस्सा दिखा रहा है। जैसे ही एली एक संभावित हैकर पर गुस्सा करती है, उसे एक विशेष नियुक्ति के लिए फोन कॉल और फैक्स मिलता है। कुछ ही देर बाद एक हेलीकॉप्टर एली को हवाई अड्डे पर उतारता है और वह हैडन से मिलने के लिए एक निजी विमान में चढ़ती है। वह व्यक्ति जिसने उसके शोध को वित्त पोषित किया और वे ईमेल भेजे, वह उस विमान में रहता है और एली को अपने सबसे मूल्यवान निवेशों में से एक मानता है। यही कारण है कि उसने उस पर शोध किया। हैडन एक वीडियो चलाता है जो एली के जीवन और उपलब्धियों का सारांश देता है, इससे पहले कि वह बताता है कि वह भी एक इंजीनियर हुआ करता था। यही कारण है कि वह नफरत करता है कि कैसे सरकार और धर्म विज्ञान के रास्ते में आते हैं। फिर हैडन ने घोषणा की कि उसने डेटा को डिक्रिप्ट कर लिया है और इसे स्क्रीन पर दिखाया, यह दिखाते हुए कि इसे समझने के लिए इसे 3 आयामों में व्यवस्थित किया जाना चाहिए। अगले दिन एली ने इस खोज को सरकार के सामने प्रस्तुत किया, यह समझाते हुए कि डेटा में किसी तरह की मशीन की ब्लूप्रिंट है। चूंकि वे यह नहीं बता सकते कि मशीन किस काम की है, इसलिए यह तय करने के लिए बहस शुरू हो जाती है कि इसे बनाया जाए या नहीं, क्योंकि यह खतरनाक हो सकता है। ईश्वर का विषय बार बार आता रहता है और एली पामर को आते देख चौंक जाती है। कहती है कि उन्हें बीच का रास्ता निकालना चाहिए। बिंदु। बहस राष्ट्रपति के आगमन से बाधित होती है, जो सभी की बात सुनता है। उस रात इस प्रगति का जश्न मनाने के लिए एक पार्टी रखी जाती है और जोसेफ सहित कई प्रदर्शनकारी बाहर इकट्ठा होते हैं। वे वैज्ञानिकों से टैक्स के पैसे बर्बाद करने के बजाय असली नौकरी पाने के लिए कहते हैं। एली पामर से मिलती है और उनके बीच एक और दार्शनिक चर्चा होती है। वह बताती है कि उसे चीजों के सबूत चाहिए और पामर उससे यह साबित करने के लिए कहता है कि वह अपने पिता से प्यार करती थी, जिससे वह अवाक रह जाती है। उस समय टीवी पर लीक हुई बड़ी खबर ने उन्हें बाधित कर दिया। पता चला है कि यह मशीन एक व्यक्ति वाला अंतरिक्ष यान है। व्हाइट हाउस में एक आपातकालीन बैठक आयोजित की जाती है और वे मशीन बनाने के लिए सहमत होते हैं ताकि राष्ट्रपति जोखिम और लागत को फैलाने के लिए अन्य देशों से संपर्क कर सकें। एक चयन समिति बनाई जाती है और पामर उसमें शामिल होते हैं। वे मशीन में यात्रा करने के लिए उम्मीदवारों के एक समूह का साक्षात्कार लेंगे। एली को झटका तब लगता है जब डेविड विज्ञान सलाहकार के पद से इस्तीफा दे देता है ताकि वह भी उम्मीदवार बन सके। जल्द ही मीडिया इस बात पर चर्चा करने लगता है कि इस पूरी परियोजना से देश को कितना खर्च आएगा और कौन ऐसी यात्रा करने के लायक है। 10 अंतिम उम्मीदवारों को लेकर काफी विवाद है, क्योंकि उनमें से 1/3 अमेरिकी है और जापान सिस्टम इंटीग्रेशन सब कॉन्ट्रैक्ट के बदले में किसी को भी स्वेच्छा से शामिल नहीं करता है। एली टीवी पर यह कहते हुए दिखाई देती है कि यात्री को संदेश की भाषा समझनी चाहिए और उसे नहीं लगता कि एलियंस उन्हें कुछ ऐसा भेजा जाएगा जो काम न करे, इसलिए यह खतरनाक नहीं होना चाहिए। यह सूची में शीर्ष अंतरिक्ष यात्री को अपनी उम्मीदवारी वापस लेने से नहीं रोकता है जब उसके डरे हुए बच्चे उससे ऐसा करने के लिए कहते हैं। बाद में एली पामर से मिलती है और बताती है कि समय के फैलाव के कारण व्यक्ति जहाज में केवल 4 साल बिताएगा, लेकिन पृथ्वी पर 50 साल बीत चुके होंगे। वह सोचती है कि बलिदान इसके लायक है, अगर इसका मतलब ऐसे महत्वपूर्ण उत्तरों को खोजना है, और वे फिर से चुंबन करते हैं। उम्मीदवार के साक्षात्कार के दिन एली ने अविश्वसनीय रूप से अच्छा प्रदर्शन किया और समिति समाप्त होने के लिए तैयार है। हालांकि पामर ने बीच में आकर उससे उसकी नास्तिकता के बारे में पूछा, जिससे वह सबके सामने खराब दिखी। अंत में डेविड को चुना गया। शाम को पामर एली से मिलने जाता है और समझाता है कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं चुन सकता जो सोचता है कि दुनिया का अधिकांश हिस्सा भ्रम में है। इसलिए रोते हुए एली उसे कंपास वापस दे देती है और उसे बाहर निकाल देती है। यह मशीन केप कैनावेरल में कैनेडी स्पेस सेंटर में बनाई गई है और वहां भी लोगों की भीड़ जुटने लगी है। बहुत सारे परीक्षण किए जा रहे हैं, जिसमें यात्री के लिए किसी भी दुष्प्रभाव का पता लगाने के लिए रोबोट का उपयोग किया जा रहा है। लॉन्च के दिन एली इस कार्यक्रम में शामिल होती है और डेविड उससे कहता है कि वह चाहता है कि उसका आदर्शवाद पर्याप्त होता, लेकिन दुर्भाग्य से दुनिया लाभ प्रणाली पर चलती है। फिर एली नियंत्रण कक्ष में टीम में शामिल हो जाती है और उत्साह से देखती है कि कैसे अंतरिक्ष यान सक्रिय होता है। इसके छल्ले किसी तरह इसके चारों ओर घूमते हैं। त्वरक का जब अंतिम परीक्षण चल रहे थे, एली ने मॉनिटर पर देखा कि जोस्पा जहाज के पास एक कर्मचारी होने का नाटक कर रहा था। वह तुरंत डेविड को चेतावनी देती है और हर कोई जोसेफ को पकड़ने के लिए दौड़ता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। वह एक बम को सक्रिय करता है और एक बड़ा विस्फोट टावर को गिरा देता है, जिससे भीड़ घबरा जाती है और भाग जाती है। गिरने वाले हिस्से जहाज को नष्ट कर देते हैं और डेविड सहित कई श्रमिकों को मार देते हैं। कुछ मलबा उड़ जाता है, लेकिन जहाज के क्षेत्र के बाहर किसी को चोट नहीं लगती। कुछ समय बाद अधिकारी मृतकों के लिए उचित अंतिम संस्कार करते हैं, जबकि समाचार जोसेफ द्वारा छोड़ा गया अलविदा वीडियो दिखाते हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने मानवता की भलाई के लिए सब कुछ किया। जब एली घर लौटती है तो उसे अपने कमरे में कुछ मशीनें उसका इंतजार करती हुई मिलती हैं। वह एक कुंजी दबाती है और एक वीडियो कॉल शुरू होती है, जिसमें हैडन को मीर अंतरिक्ष स्टेशन में दिखाया जाता है। वह वहां इसलिए रह रहा है क्योंकि वह कैंसर से मर रहा है और अपने अंतिम दिन अंतरिक्ष में बिताना चाहता है। वह होक्काइडो द्वीप में एक कैमरे पर जूम करता है। जापान द्वारा निर्मित दूसरे जहाज को देखकर एली को आश्चर्यचकित करता है। जिस कंपनी को अनुबंध मिला है वह हैडन की सहायक कंपनी है और यह सब गुप्त रूप से किया गया था। एली तुरंत हैडन के निजी विमान में जापान जाती है और एक बड़े जहाज में टीम से मिलती है।
वे उसे यात्रा के बारे में जानने के लिए जरूरी सभी जानकारी देते हैं और जहर के एक कंटेनर सहित सुरक्षा सावधानियों को साझा करते हैं। उन्होंने इसे अंतरिक्ष यात्रियों को सालों से दिया है ताकि अगर उन्हें खुद को डिलीट करने की जरूरत पड़े तो वे फंस सकते हैं। जहाज की विफलता के बाद अंतरिक्ष में तैरना। शाम को पामर एली से मिलने जाता है और उसे कंपास देता है। कबूल करता है कि उसने वास्तव में उसके लिए वोट नहीं दिया क्योंकि वह उसे खोना नहीं चाहता था। जल्द ही मीडिया घोषणा कर रहा है कि एक दूसरी मशीन है, लेकिन साइट पर किसी भी रिपोर्टर को जाने की अनुमति नहीं है। लॉन्च के दिन एली घबरा जाती है जब वह सभी छल्लों को घूमते हुए देखती है, लेकिन फिर भी वह आगे बढ़ती है। तकनीशियन उसके सूट से सभी कनेक्शन बनाते हैं और उसके सिर पर एक कैमरा लगाते हैं ताकि पूरी यात्रा रिकॉर्ड हो जाए। पामर अपने संपर्कों का उपयोग करके केंट को अंदर लाता है ताकि वह उड़ान भरने से पहले एली को शुभकामना संदेश दे सके। जहाज में कंपन होने लगता है जो सामान्य है, लेकिन एली को एक अजीब रोशनी भी दिखाई देती है। वह टीम के लिए इसे रिकॉर्ड करने की कोशिश करती है, लेकिन फुटेज पूरी तरह से स्थिर है। वह मानती है कि यह कोई विद्युत चुंबकीय क्षेत्र होना चाहिए और जहाज को पारदर्शी होते देखकर चौंक जाती है। उल्टी गिनती शुरू होती है और टीम चिंतित हो जाती है, खासकर जब जहाज चमकने लगता है और कंप्यूटर पर सभी नंबर सीमा से बाहर हो जाते हैं। वे मिशन को रद्द करने पर विचार करते हैं। हालांकि केंट स्थिर के माध्यम से एली की आवाज सुनता है, कसम खाता है कि वह जाने के लिए तैयार है। अंतरिक्ष यान के उड़ान भरने से ठीक पहले क्षेत्र में समुद्र पागल हो जाता है और जहाज को हिला देता है। एली अपने चारों ओर की रोशनी से चकित है, जो जल्दी ही सबसे अद्भुत और सुंदर आकाशीय दृश्यों में बदल जाती है। यह जल्द ही एक सुरंग में बदल जाता है और एली इसे एक वर्महोल मानती है। कैमरे के लिए पूरे अनुभव का वर्णन करती है। भले ही वह जमीन से संवाद नहीं कर सकती, अब और नियंत्रण नहीं है। अवशिष्ट विकिरण को पार करने के बाद जहाज रुक जाता है और एली वेगा को चारों ओर देखता हुआ देखती है। पास में एक अजीबोगरीब यंत्र दिखाई देता है, लेकिन जहाज अचानक फिर से उड़ान भरता है। अब एली वर्महोल की एक श्रृंखला से होकर उड़ती है, जिसका उसके चेहरे पर अजीब प्रभाव पड़ता रहता है। आखिरकार यह एक अन्य तारा प्रणाली पर रुकता है और एली एक ग्रह पर एक शहर को देखती है जिसे वह मुश्किल से देख पाती है। जहाज के एक बहुत अधिक हिंसक वर्महोल में प्रवेश करने से पहले कुछ और भी कंपास तैरने लगता है, इसलिए एली उसे पकड़ने के लिए कुर्सी छोड़ देती है। उस पल कुर्सी उछलकर छत से टकराती है। रोशनी बंद होने से पहले एली अपनी टॉर्च चालू करती है और एक खगोलीय घटना की खोज करती है जिसे वह पहचान नहीं पाती है। वह इसकी सुंदरता से अविश्वसनीय रूप से प्रभावित होती है और कहती है कि इसका वर्णन करने के लिए एक कवि को भेजा जाना चाहिए था। अचानक वह खुद को नीचे तैरते हुए पाती है और वह एक समुद्र तट पर दिखाई देती है। यह जगह भी खूबसूरत है और बचपन में बनाई गई उसकी एक ड्राइंग जैसी दिखती है। इधर उधर टटोलने पर उसके हाथों को प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है, जिसका मतलब है कि यह किसी तरह की ऊर्जा या भ्रम है। उस समय एक आकृति उसकी ओर दौड़ने लगती है और एली अपने पिता को देखकर चौंक जाती है, लेकिन जैसे ही वह उसे गले लगाती है उसे पता चलता है कि वह असली नहीं है। यह एक एलियन है जो बताता है कि उसने उसके साथ अधिक आसानी से संवाद करने के लिए यह रूप धारण किया था। वह पुष्टि करता है कि वहाँ कई एलियन जातियां हैं और मनुष्यों ने सबसे पहले अपने रेडियो प्रसारण के जरिए ब्रह्मांड से संपर्क किया। एली ने जिस यात्रा प्रणाली का इस्तेमाल किया वह उसके लोगों द्वारा नहीं बनाई गई थी, इसे किसी अज्ञात संस्था ने बनाया था। एलियंस ने मनुष्यों को देखा और माना कि वे योग्य हैं, इसलिए उन्होंने मानवता के लिए ब्रह्मांड के बाकी हिस्सों में शामिल होने के पहले कदम के रूप में उन्हें ब्लूप्रिंट भेजे। उसके अलविदा कहने के बाद एली आकाश में एक खूबसूरत उल्का बौछार देखती है। अचानक एक रोशनी बहुत तेज चमकती है और एली खुद को वापस जहाज में पाती है जो जापानी सागर में वापस उतर रहा है। टीम घबरा जाती है और एली से संपर्क करती है, कहती है कि जहाज में कोई खराबी थी और जहाज कभी नहीं उतरा। एली के बचाए जाने के बाद वह अपना पूरा अनुभव बताती है, लेकिन कैमरे में केवल स्थिर दृश्य रिकॉर्ड हुआ। वह कसम खाती है कि यह सब सच है। हालांकि किट उसे सेकंड में जहाज के गिरने की रिकॉर्डिंग दिखाती है। अगले दिन राष्ट्रपति एक भाषण देते हैं जिसमें कहते हैं कि यह केवल एक गलत कदम है, लेकिन जल्द ही दूसरे देश कानूनी विवादों में उलझने लगे। मीडिया आलोचना और षड्यंत्र के सिद्धांतों से भरा हुआ है, खासकर तब जब किट अपने सलाहकार पद से हट जाता है। इसके बाद किट्स के नेतृत्व में एक कांग्रेस समिति एली से पूछताछ करती है, जो बताती है कि एक वर्महोल से यह पता चल सकता है कि क्या हुआ था। समय फैलाव के कारण पृथ्वी पर 1 सेकंड अंतरिक्ष में 18 घंटे के बराबर हो सकता है। किट्स तुरंत उसे बुलाता है क्योंकि वर्महोल सिर्फ एक सिद्धांत है और एक बड़ा बम गिराता है। हैडन की मृत्यु हो चुकी है और माना जा रहा है कि यह पूरा सौदा उसके द्वारा रचा गया एक धोखा था। एली रोती है और लोगों से अपनी कहानी पर विश्वास करने की विनती करती है। खुद को चौंकाते हुए कहती है कि लोगों को विश्वास रखना चाहिए क्योंकि उसके पास कोई सबूत नहीं है। विस्मय, विनम्रता, आशा के बारे में उसका भाषण पामर को प्रेरित करता है, लेकिन समिति यह निष्कर्ष निकालती है कि उसकी कहानी भी एक धोखा है। बाहर निकलते समय पामर कैमरों और एक बड़ी भीड़ के सामने एली से मिलता है और दुनिया को बताता है कि वह उस पर विश्वास करता है। इस बीच गुप्त रूप से राहिल किट्स को बताती है कि एली के कैमरे ने 18 घंटे तक स्थिर रिकॉर्ड किया है। 18 महीने बाद एली अतिरिक्त रडार के साथ एक नए बेस पर काम कर रही है। अब सेटी के पास काम जारी रखने के लिए पर्याप्त धन है। बच्चे स्कूल ट्रिप के दौरान बेस पर आते हैं और एली उन्हें सिखाती है कि उन्हें अपने जवाब खुद तलाशने चाहिए। सब्सक्राइब करना सुनिश्चित करें और नोटिफिकेशन चालू करें ताकि आप इस तरह के और वीडियो देख सकें। देखने के लिए धन्यवाद।